बड़ी लड़की उस छोटी बच्ची की देखभाल करने वाली है। देखभाल करने वाली लड़की जिज्ञासा से पूछती है कि वह किससे चैट कर रही है। छोटी लड़की बताती है कि वो हाइड एंड गो चैट नाम की वेबसाइट पर वीडियो चैट कर रही है, जहां दुनिया के किसी भी कोने से लोग अनजान लोगों से गुमनाम रूप में वीडियो चैट कर सकते हैं। वो लड़की डरते हुए उसे समझाती है कि ऐसी वेबसाइटें खतरनाक और असुरक्षित होती हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर वह बच्ची उसकी बात नहीं मानती और उसे स्माइली नाम की एक डरावनी कहानी सुनाने लगती है। वह बताती है कि स्माइली एक डरावनी किलर है जिसने अपनी आंखें बंद करके और अपने चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान उकेर कर अपना चेहरा बिगाड़ लिया था। कहानी के अनुसार अगर कोई वीडियो चैट करते समय चैट बॉक्स में 3 बार आई डिड इट फॉर द LOLS लिखता है, तब वह स्माइली अचानक उनके पीछे आ जाती है और उन्हें मार डालती है। उस लड़की को यह सब बेवकूफी भरी और झूठी बात लगती है, इसलिए वो इस पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद उस बच्ची के पापा घर वापस आ जाते हैं। वह उस लड़की को धन्यवाद देते हैं और उसे पेमेंट का चेक दे देते हैं। जब वह लड़की अपने घर लौटती है तो वह भी जिज्ञासा में हाइड एंड गो चैट वेबसाइट पर लॉग इन कर लेती है। चैट पर स्क्रॉल करते हुए उसे एक लड़का दिखता है जो चश्मा लगाया हुआ है। वह उसके चश्मे की तारीफ करती है, लेकिन लड़का डरावने अंदाज में कहता है, मुझे तुम्हें मारना है। ये सुनकर लड़की डर जाती है और थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर देखती है कि मुख्य दरवाजा खुला है। वह जल्दी से उसे बंद करती है और वे घबरा जाती हैं। फिर कमरे में लौटकर वह दोबारा लैपटॉप खोलती है और चैट करने लगती है। अचानक वह लड़का चैट में 3 बार आई डिड इट फॉर द LOLS टाइप करता है। जैसे ही वो टाइप खत्म करता है, वही कहानी सच बन जाती है। डरावनी स्माइली अचानक उसके पीछे आ जाती है और पीठ में चाकू मार देती है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और अब एक नई लड़की एशले दिखती है जो कॉलेज की छात्रा है। उसके पापा उसे उसके नए कॉलेज में छोड़ने आए हैं। एशले अपने पिता को आश्वासन देती है कि वो यहाँ ठीक रहेगी क्योंकि वो अपनी दोस्त के घर पर रहेगी। थोड़ी देर बात करने के बाद वो बाएं कहती है और अपने कॉलेज की नई जिंदगी शुरू करने निकल जाती है। घर में पहुंचने पर एशले की मुलाकात उसकी रूममेट प्रॉक्सी से होती है। एशले उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसे अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। प्रॉक्सी समझाती है कि ये घर उसके माता पिता का है जो इसे कई सालों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिक नहीं पाया। फिर प्रॉक्सी उसी रात होने वाली पार्टी का जिक्र करती है और एशले से कहती है कि वो भी चले। दोनों थोड़ी शराब पीकर पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में एशले की मुलाकात जैनी नाम के लड़के से होती है। जैनी बताता है कि वह रिसर्च कर रहा है कि लोग काल्पनिक चीजों पर क्यों विश्वास करते हैं। बात करते हुए प्रॉक्सी एक अजीब से दिखने वाले लड़के को देखती है और एशले को भी दिखाती है। उस लड़के का नाम बाइंडर है जो उनके ही कॉलेज में पढ़ता है। प्रॉक्सी कहती है कि एशले जाकर उससे बात करे। जैसे ही एशले उससे बात करने लगती है, जैनी और उसके दोस्त बीच में आ जाते हैं। जैनी उसका मजाक उड़ाता है, उसे पीटर बेयर नाम से बुलाता है और पूछता है कि वो पार्टी में क्यों आया है। बाकी लोग भी हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते रहते हैं जब तक कि बाइंडर शर्म से पार्टी छोड़कर चला नहीं जाता। बाद में एशले उलझी हुई और दुखी होती है और प्रॉक्सी से पूछती है कि सबने उसे नीचा क्यों दिखाया। प्रॉक्सी बताती है कि बाइंडर ने कॉलेज के ऑनलाइन फोरम पर कुछ अजीब और डरावनी चीजें रिपोर्ट की थीं, इसलिए लोग उसे पीटर बेयर कहने लगे। प्रॉक्सी कहती है कि हाँ, वो बातें सच में डरावनी थीं, लेकिन ऐसे मामलों में बोलने से मुसीबत बढ़ जाती है, इसलिए चुप रहना बेहतर है। अगले दिन एशले देर से उठती है और देखती है कि वो क्लास के लिए देरी हो चुकी है। वो भागती हुई कॉलेज पहुंचती है और अपनी क्लास ढूंढती है। पूरे दिन की पढ़ाई के बाद वो लौटती है और प्रॉक्सी उसे हंसते हुए मिलती है। एशले को अब भी पिछली रात की शराब का असर महसूस हो रहा है। प्रॉक्सी मजाक में कहती है कि एशले पिछली रात बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। एशले शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है, सोचती है कि लोग उसे लेकर क्या सोचेंगे। प्रॉक्सी कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉलेज में उससे भी बड़ी घटना हुई है। प्रॉक्सी एक वायरल वीडियो दिखाती है जो कॉलेज के सारे छात्रों में फैल रहा है। वीडियो में एक छोटा बच्चा कैमरे के सामने अकेला बैठा है और अपने चेहरे पर लिखे शब्द पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक पीछे से स्माइली नाम की डरावनी आकृति आती है और उस बच्चे के गले के नीचे चाकू मार देती है, जिससे वो तुरंत मर जाता है। वीडियो अचानक बंद हो जाता है और एशले डर और सदमे में रह जाती है। एशले सोच नहीं पाती कि ये असली है या नकली और पूछती है कि क्या वो बच्चा सच में मरा है। प्रॉक्सी कहती है कि किसी को पता नहीं वो बच्चा कौन था, लेकिन वो अब तक कहीं नहीं दिखा, यानी शायद सच में मर गया होगा। वीडियो सामने आने के बाद से वो लड़का वापस कभी ऑनलाइन नहीं आया। किसी को नहीं पता कि वह लड़का कौन है, न ही कोई कहता है कि वह उसे जानता है, जिससे मामला और रहस्यमय बन जाता है। एशले बहुत परेशान है और सोचती है कि उसे पुलिस को कॉल करके यह बताना चाहिए कि उसने क्या देखा, मगर उसकी दोस्त प्रॉक्सी कहती है कि ऐसा करना बेकार होगा क्योंकि उनके पास पुलिस को बताने लायक कोई पक्का सबूत नहीं है। उनके पास न उस लड़के का नाम है, न जगह की कोई जानकारी है। कुछ देर बात करने के बाद दोनों मान लेती हैं कि शायद वो वीडियो नकली ही है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि कोई इंसान अचानक स्क्रीन पर आकर किसी की हत्या कर दे। वे अब भी सोचती हैं कि स्माइली की कहानी बस इंटरनेट की एक झूठी अफवाह है। दोनों सोचती हैं कि क्यों न खुद इसे एक बार ट्राई करके देखें। वे इसे कोई डरावनी चीज नहीं बल्कि एक बेवकूफी भरी चैलेंज समझती हैं। दोनों इसे मजे मजे में करने का निर्णय लेती हैं। वे अलग अलग लोगों से वीडियो चैट करती हैं ताकि किसी को चुन सकें जिस पर ये चैलेंज आजमा सकें। कई लोगों को स्किप करने
के बाद वे एक आदमी को चुनती हैं और चैट में वह डरावना वाक्य 3 बार टाइप करती हैं। मैंने यह हंसी मजाक के लिए किया। जो उन्हें मजेदार लग रहा था वह अचानक बहुत डरावना बन जाता है। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर उस आदमी के पीछे स्माइली दिखाई देती है और उसी वक्त उसे मार देती है। दोनों लड़कियां हैरान रह जाती हैं, जैसे यकीन ही नहीं होता। उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये सब सच हो सकता है। डर के मारे दोनों चिल्लाती हैं और तुरंत चैट बंद कर देती हैं। समझ ही नहीं पाती कि क्या हुआ। एशले जोर जोर से रोने लगती है, अंदर से टूट जाती है और उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। उसे लगता है कि उसी की वजह से वो आदमी मारा गया। डर और उलझन में वह खुद को ही जिम्मेदार मानने लगती है, लेकिन प्रॉक्सी शांत रहने की कोशिश करती है और स्थिति संभालती है। वह एशले को समझाती है कि रोए नहीं, बस शांत रहे। प्रॉक्सी कहती है कि यह बात किसी को न बताएं, वरना मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि सच में क्या हुआ था। उसी वक्त एशले का फोन बजने लगता है। फोन उसके पापा का होता है, जो बस हाल पूछ रहे हैं। एशले डरते हुए बात कर रही होती है और प्रॉक्सी उसे ध्यान से देखती है ताकि वह कुछ गलती न कर दे। पापा को लगता है कि एशले परेशान है क्योंकि उसकी आवाज अजीब लग रही थी। एशले कहती है कि वह बस डरावनी फिल्म देख रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा है। फोन कटने के बाद एशले प्रॉक्सी से कहती है कि वह वादा करती है कि यह बात किसी को नहीं बताएगी। वह खुद को समझाती है कि चुप रहना ही सही रहेगा। अगले दिन कॉलेज में भी एशले उस रात की घटना को नहीं भूल पाती। क्लास खत्म होने पर वह मन शांत करने के लिए लाइब्रेरी जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के बाइंडर से होती है, जो थोड़ा शर्मीला और सीधा साधा है। दोनों बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर में अजीबपन खत्म हो जाता है। अलग होने से पहले दोनों एक दूसरे के फोन नंबर ले लेते हैं। इस वजह से एशले को थोड़ी राहत और सुकून महसूस होता है। कमरे में पहुंचने पर प्रॉक्सी तैयार होती है और बहुत जोश में दिखती है। प्रॉक्सी बताती है कि आज वे जेनी के घर की पार्टी में जा रहे हैं। एशले डर के बावजूद सोचती है कि बाहर जाने से उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। पार्टी में एशले से उसका पेय गिर जाता है। प्रॉक्सी कहती है कि कोई बात नहीं और उसे दूसरा गिलास दे देती है। प्रॉक्सी कहती है कि सब फ्री है, बस मजे करो। थोड़ी देर बाद प्रॉक्सी बाथरूम जाती है और एशले अकेली रह जाती है। एशले जेनी और मार्क को देखती है और सोचती है कि उनके पास जाकर बात करे, लेकिन जेनी तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगता है। एशले कुछ नहीं कहती और बात बदलते हुए उस वायरल वीडियो की बात करती है। जेनी और उसके दोस्त हंसते हैं और कहते हैं कि वो वीडियो झूठा है। एशले पूछती है क्या वे उस लड़के को जानते हैं। वे कहते हैं नहीं। एशले कहती है कि वीडियो असली भी हो सकता है, पर वे हंसते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब सिर्फ जेनी वहीं रह जाता है। अचानक जेनी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर पूल की ओर ले जाता है। जैन गंभीर और डरा हुआ लगता है और धीरे बोलता है ताकि कोई सुन न ले। जेनी पूछता है कि उसने क्या देखा, तो एशले सब बताती है। जेनी पूछता है कि क्या उसने वह वाक्य टाइप किया था, पर एशले कुछ नहीं कहती। जेनी खुद मानता है कि उसने वह चैलेंज किया था और उसकी वजह से एक बच्चा मर गया था। यह सुनते ही एशले को उल्टी आने लगती है। वह कहती है कि उसे अभी घर जाना है। जेनी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह मना कर देती है और डरते हुए पैदल घर जाने लगती है। रास्ते में उसे लगता है कि कोई पीछे चल रहा है। वह पीछे देखती है, पर कोई नहीं होता। जब वह आगे देखती है तो स्माइली सामने खड़ी होती है, हाथ में चाकू लिए। डर के मारे एशले अपने घर की ओर भाग जाती है। वह आखिरी पल में घर के अंदर घुसने में सफल हो जाती है। वह तुरंत पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर देती है, पर यह देखकर चौंक जाती है कि डरावना स्माइली पहले से ही अंदर मौजूद है। वह उस पर झपटती है, लेकिन सिर्फ उसकी कमीज पकड़ पाती है, जो उसके दूर खींचते ही फट जाती है। वह जल्दी से किसी कमरे में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन सब दरवाजे बंद मिलते हैं। स्माइली दोबारा उस पर हमला करती है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही एशले डर के मारे चीख कर नींद से जाग जाती है। उसकी रूममेट प्रॉक्सी दौड़ कर आती है, घबराई हुई, और पूछती है कि क्या एशले ठीक है। एशले उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने सपना देखा जिसमें स्माइली ने उसे पकड़ लिया था, पर प्रॉक्सी नाश्ता करते हुए उसे समझाती है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, हकीकत नहीं। थोड़ी चिंता जताते हुए प्रॉक्सी उससे पूछती है कि क्या वह कोई मानसिक दवा खा रही है। शुरू में एशले कहती है नहीं, पर फिर मानती है कि वह पहले दवा खाती थी, लेकिन अब नहीं। उसी दिन एशले डॉक्टर के पास जाती है, जो बताता है कि उसे चिंता की बीमारी है और उसे कुछ दवाइयां देता है। डॉक्टर से मिलने के बाद एशले और प्रॉक्सी साथ में जेनी के घर जाती हैं। जेनी के घर पर एशले को पता चलता है कि जेनी कंप्यूटर हैकिंग में माहिर है। जेनी बहुत डरा हुआ दिखता है और कहता है कि स्माइली सबको एक एक करके मारने वाली है। यह सुनकर एशले डर जाती है और जेनी को कहती है कि शायद स्माइली कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दुष्ट आत्मा है। अगली क्लास में जब प्रोफेसर भूत प्रेत जैसी बातों पर बोल रहे होते हैं, एशले को अपनी कॉपी में अचानक स्माइली की तस्वीर दिखती है। यह देखकर वह डर और बेचैनी से भर जाती है। प्रोफेसर जब उसका नाम लेते हैं तो वह जल्दी से वह पन्ना फाड़ देती है और ऐसे दिखाती है जैसे सब ठीक है। क्लास खत्म होने पर एशले प्रोफेसर से पूछती है कि क्या वह उनसे थोड़ी देर उन भूतिया विषयों पर बात कर सकती है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि उन्हें जल्दी है और बिना ध्यान दिए चले जाते हैं। बाद में जब एशले लैब में अकेली होती है तो बाइंडर अचानक वहां आकर उसे डरा देता है। बाइंडर उसके कंप्यूटर में झांकता है और पूछता है कि वह किस बारे में खोज कर रही है। दोनों स्माइली की चर्चा करने लगते हैं और एशले मानती है कि गलती से उसने किसी की मौत की वजह बन गई थी। बाइंडर चौंक जाता है और बताता है कि उसने भी स्माइली को बुलाने की कोशिश की थी, मगर उसके साथ कुछ नहीं हुआ। एशले उसे बताती है कि इस श्राप को सच करने के लिए मन से उस व्यक्ति की मौत की इच्छा करनी पड़ती है, लेकिन बाइंडर उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। बाइंडर के व्यवहार से परेशान होकर
एशले गुस्से में लैब छोड़ देती है। रात को नींद न आने पर वह हाइड एंड गो नाम की चैट साइट पर जाती है। कुछ देर चैट करने के बाद अचानक उसकी मुलाकात स्माइली से होती है जो दूसरी तरफ है। वह पूछती है कि स्माइली कौन है, पर वो जवाब नहीं देती बल्कि डराने लगती है। वह स्माइली से उसके ठिकाने के बारे में पूछती है। तभी प्रॉक्सी आकर उसे चेतावनी देती है कि वह स्माइली से बात करना बंद करे और उससे दूर रहे। चेतावनी के बाद भी एशले का ध्यान स्माइली से हटता नहीं। उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं जिससे लगता है कि वह अपना मानसिक संतुलन खो रही है। लाइब्रेरी में बैठी हुई ये आवाजें उसे बहुत बेचैन कर देती हैं। गुस्से और डर में वह बार बार लैपटॉप पटकती है जब तक वो टूट न जाए। सब लोग हैरान हो जाते हैं। वह गुस्से में सब पर चिल्लाने लगती है और खुद को बहुत अकेला महसूस करती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि स्माइली सचमुच है और उसका पीछा कर रही है। इसलिए वह पुलिस के पास शिकायत करने जाती है। पुलिस वाला उसकी बात सुनता है पर उसे लगता है कि एशले बस मानसिक रूप से परेशान है। जब एशले भरोसा दिलाने की कोशिश करती है तो पुलिस उसे उसका वीडियो दिखाता है जिसमें वह लैपटॉप तोड़ रही होती है। पुलिस वाला कहता है कि यह वीडियो 50 लाख लोगों द्वारा देखा गया है और इस दुनिया में कुछ भी छिपा नहीं रहता। वह सलाह देता है कि वह डॉक्टर से इलाज करवाए और कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। अब बहुत डरी और टूटी हुई एशले फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे सुलाने की दवा देता है और अगले दिन फिर आने को कहता है। रात को बेचैन होकर वह दवा खाती है और सो जाती है। फिर उसे वही डरावना सपना आता है जिसमें स्माइली होती है। अचानक एशले देखती है कि प्रॉक्सी की नाक से खून निकल रहा है। प्रॉक्सी बताती है कि वह उसे जगाने आई थी तभी ऐसा हुआ। एशले उसे सॉरी कहती है और बताती है कि वह बहुत डरी हुई है। उसी दिन बाइंडर एशले को अपना पुराना लैपटॉप देता है और कहता है कि ये ठीक चलता है। दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आते हैं, लेकिन तभी प्रॉक्सी आ जाती है और बाइंडर को जाने के लिए कहती है। प्रॉक्सी कहती है कि वह अपने घर जा रही है ताकि थोड़ी राहत मिले। एशले उसे कहती है कि वो अच्छा समय बिताए और फिक्र न करे। दोनों एक दूसरे को समझते हैं और थोड़ा सुकून भरा पल साथ बिताते हैं। प्रॉक्सी के जाने से पहले वे गले मिलते हैं और अलविदा कहते हैं। रात में प्रॉक्सी एशले को वीडियो चैट पर फोन करती है क्योंकि उसे चिंता होती है कि जैनी उसका फोन नहीं उठा रहा। शुरू में दोनों सोचती हैं कि शायद जैन कहीं व्यस्त है या दोस्तों के साथ है। फिर उन्हें शक होने लगता है कि शायद स्माइली ने उसे पकड़ लिया होगा। प्रॉक्सी कहती है कि पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन एशले कहती है कि पुलिस तो पहले भी उसकी बात पर हंसी थी। इसलिए एशले तय करती है कि वो खुद जैनी के घर जाएगी और साथ में बाइंडर को ले जाएगी ताकि सुरक्षित रहे। प्रॉक्सी उसे जाने देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन एशले को सावधान रहने और उस पर नजर रखते हुए सतर्क रहने की चेतावनी देती है। एशले जैनी के घर पहुंचती है और उसका नाम पुकारते हुए दरवाजा बजाती है। जब कोई नहीं आता तो वह दोबारा खटखटाती है और देखती है कि दरवाजा खुला है तो वह अंदर चली जाती है। घर में पूरी तरह अंधेरा है, लेकिन तेज म्यूजिक चल रहा था। उसे नीचे टॉर्च मिलती है। वह उठाकर कमरे में चारों ओर देखने लगती है। घर में सब सामान इधर उधर फैला हुआ है जैसे कुछ हुआ हो। एशले उस कमरे में जाती है जहाँ कंप्यूटर है और देखती है कि जैनी खून से सना जमीन पर पड़ा है। उसी वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक स्माइली की तस्वीर दिखाई देती है जो उसकी ओर हाथ हिला रही है। एशले डर और गुस्से में स्क्रीन तोड़ देती है। उसे बंदूक मिलती है, वह उठा लेती है और तुरंत घर से निकल जाती है। घर जाते हुए वह उसी पुलिस वाले को कॉल करती है जिससे पहले बात हुई थी। पुलिस वाला कॉल उठाता है पर एशले कुछ बोलती ही उससे पहले ही फोन कट जाता है। पुलिस वाला सोचता है कि वह फिर से झूठ बोल रही है, इसलिए वे किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते। एशले डर के मारे घर पहुंचती है और प्रॉक्सी को बताती है कि जैनी मारा गया है। प्रॉक्सी तुरंत 911 पर कॉल करने का सुझाव देती है, लेकिन एशले मना कर देती है और प्रॉक्सी से चैट में 3 बार मैंने ये लोल के लिए किया वाक्यांश टाइप करने को कहती है। कुछ समय बाद दरवाजे पर कोई आता है। एशले डर में बंदूक ताने दरवाजे की ओर खड़ी रहती है। दरवाजा खुलते ही वह गोली चला देती है। गोली लगते ही वो इंसान गिर जाता है। पास जाकर देखती है तो समझती है कि उसने गलती से बाइंडर को ही मार दिया। एशले बाइंडर के पास बैठती है, रोती है और कहती है कि सब ठीक होगा। तभी स्माइली अचानक आती है और बाइंडर का गला काट आती है। बाइंडर वहीं मर जाता है। ये देखकर एशले डरकर अपने को कमरे में बंद कर लेती है। दरवाजे पर खड़ी बंदूक पकड़े हुए कांप रही होती है। अचानक स्माइली उसके पीछे आ जाती है। वह गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन बंदूक नहीं चलती। फिर दरवाजा खुलता है और बहुत सारे स्माइली जैसे लोग अंदर आते हैं। डर और निराशा से टूटकर एशले आखिरी फैसला करती है। वह खिड़की से छलांग लगा देती है। गिरते ही उसकी गर्दन टूट जाती है और वह वहीं मर जाती है। फिर सारे स्माइली अपने मास्क उतारते हैं और पता चलता है कि वो सब वही लोग हैं, जैनी, मार्क, बाइंडर और बाकी, जिन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था। सब हंसते हुए कहते हैं कि स्माइली इंटरनेट का पहला ऐसा किलर होगा जिसे कोई नहीं भूलेगा। बाइंडर सबको बाहर भेज देता है। बस जैनी रुकता है ताकि प्रॉक्सी से बात कर सके। प्रॉक्सी पूछती है कि ये सब करने की जरूरत क्या थी। जैनी जवाब देता है, मैंने ये सिर्फ मजे के लिए किया। तभी असली स्माइली पीछे से आता है और प्रॉक्सी की आंख में चाकू घोंप देता है। वो मर जाती है। यह देखकर जैनी समझ जाता है कि स्माइली की कहानी झूठ नहीं थी। स्माइली स्क्रीन की तरफ हाथ हिलाती है और फिर कंप्यूटर बंद कर देती है। इसी सीन के साथ ये मूवी यही समाप्त होती है।